जय श्री परशुराम। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। और आज हम विश्व ब्राह्मण संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर पांडे जी हैं और बहुत सारे लोग ब्राह्मण स्वामी विश्व ब्राह्मण संघ से हैं। तो मैं पांडे जी को कहूँगा कि एक तो अपना अपना परिचय दें और हम जानना चाहेंगे भगवान परशुराम और ब्राह्मण समाज जो हालात आज के परिदृश्य में सामाजिक जो दायित्व एक कर्तव्य कहीं न कहीं भगवान परशुराम के प्रति और ब्राह्मण समाज के प्रति हम सबका बनता है, उसमें हम सबका योगदान और आगे का मार्गदर्शन क्या रहेगा, मैं पांडे जी से सर्वप्रथम ये जानना चाहूँगा। आदरणीय पांडे जी। नमस्कार उपाध्याय जी, मैं पहले अपने मित्रों से आपका परिचय कराना चाहूँगा। ये हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट श्री अंबर स्वामी जी। आगे ये डॉक्टर राहुल भारद्वाज जी। डॉक्टर राहुल भारद्वाज हूँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरठ से हूँ, यूपी मेरठ से, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन युवा विंग में। युवा विंग में वेरी गुड। मेरठ क्रांति की धरती है। क्रांति अगर पैदा होती है तो मेरठ से ही होती है। बहुत अच्छा लगा। मैं पंडित विशाल शर्मा हूँ, अंबर भाई साहब के साथ में युवा टीम में काम करता हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हाथरस से बिलोंग करता हूँ। अलीगढ़ के साथ हाथरस हैं। हाथरस की धरती से यहाँ सभी लोग सम्मिलित हुए हैं और विभिन्न विभिन्न प्रांतों विभिन्न विभिन्न राज्यों से आप सब लोगों से जिस उद्देश्य के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं विश्व ब्राह्मण संघ के बैनर तले, तो हम सबका दायित्व बनता है। तो एक एक से मैं प्रश्न जानना चाहूंगा कि सब जगह देखिए सबके स्थान निहित हैं। भगवान रामचंद्र की जन्मस्थली के बारे में पूछिए, कोई भी बता देगा भाई अयोध्या है। भगवान कृष्ण के बारे में अगर किसी को पूछा जाए, हर व्यक्ति बता देगा भी मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो भगवान परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल, ये अंबर जी मैं आपसे बोलूँगा। कोई बात नहीं। हाँ, भगवान परशुराम जी का ये जो संस्था है करीब 30-40 सालों से चल रही है। पंडित मांगेराम शर्मा जी जो हमारे पिता तुल्य हैं, उन्होंने इस संस्था को शुरुआत किया था करीब 30-40 साल पहले। और ये 30 साल पहले ये 30-40 कंट्रियों में यूएसए, यूके, कनाडा। मैं भगवान परशुराम की जन्मस्थली के बारे में भी आपके अच्छा, ये मैं विनोद जी से बात करूंगा। विनोद जी आप बताएं। हमारे संस्कृति का, क्योंकि भगवान परशुराम जी प्रकट हुए थे। अब मेरी भी जानकारी में नहीं है क्योंकि भगवान परशुराम जी के जन्म कहाँ हुआ इसे तो मैं नहीं कह सकता। परशुराम जी का जन्म स्थल और उनका विलुप्त होने का स्थल अभी तक हम लोगों नहीं हमारे वो लुप्त नहीं है, हमारे अभी भी जीवित। हाँ अभी भी जी में तो जन्म का नहीं पता कहाँ, कहीं लिखा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं कहीं। किसी भी उसमें उसका जन्म स्थान भगवान परशुराम का जन्म स्थान, और वो तो एक साक्षात भगवान थे और वो तो अवतरित हुए थे। अवतरित जहां भी होते हैं वो एक स्थान होता है। जन्म अवतरण जो भी है, भगवान परशुराम के अवतरित होने का और विलुप्त होने का वो तो आज भी साक्षात हमारे नहीं विलुप्त होने की तो बात ही नहीं है। वो आज भी अजर अमर हैं, भगवान हैं। मैं तो जन्म स्थान के बारे में, यही एक प्रॉब्लम है। हम ब्राह्मण समाज के सभी अग्रणी लोग हैं और हम भगवान परशुराम के बारे में चर्चा तो करते हैं, लेकिन आज तक ये निश्चित नहीं है कि भगवान परशुराम का अवतरण, भगवान परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था। आज भी ब्राह्मण समाज अनभिज्ञ है। जब ब्राह्मण समाज अनभिज्ञ है तो समाज में किस तरीके से क्या संदेश दे पाएगा, इस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब देखिए गूगल पे भी हम अभी कई मित्र हमारे शायद इन लोगों ने गूगल पे सर्च मारा है और गूगल पर सर्च मार के बताने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा जो प्रयास है, जो हम नए यूथ लोग हो रहे हैं आजकल समाज में, क्या हो रहा है कि सब लोग अपनी कास्ट को बताने में भी, खासकर ब्राह्मण समाज अपनी कास्ट बताने में काफी शर्म करता है। और मैं, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, रोज मेरा 100-200 लोगों से मिलना होता है, तो आप उनसे पूछो तो आपका नाम क्या, सचिन है, प्रेम है, कुमार है, बट पूरा नाम नहीं बताते। तो हमारा जो प्रयास है, एक तो जो भ्रांति है कि ये सेकुलरिज्म के नाम पे जो रहा है उसको हटाना, ताकि लोग अपनी जाति में, मैं नहीं कहता ब्राह्मण, कोई भी जाति अपनी जाति में गर्व महसूस करें। पहला प्रयास ये है। दूसरा प्रयास आजकल मैं देख रहा हूँ जैसे रिजर्वेशन का चल रहा है, वो रिजर्वेशन हम नहीं कहते कि उनका हटाओ, अगर देना है तो हमें भी दो, नहीं देना तो सबको समानता के आधार पर ट्रीट किया जाए। मेरा मत अलग है, रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं। वो कहीं ना कहीं एक आर्थिक पैमाना होना चाहिए उसका। और देखिए अगुवाई कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का अगुवा रहा है,
समाज में चेतना पैदा करता है। एक ब्राह्मण अगर हज़ारों के बीच में है, तो वो हज़ार लोगों को अपने तरीके से ड्राइव कर सकता है। ये गॉड गिफ्टेड है, ये भगवान परशुराम की असीम कृपा हम सबके ऊपर है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ब्राह्मण हमेशा से सोसाइटी की सेवा में कार्यरत रहा है। अगर आज आप देखो तो सबसे ज्यादा टॉप जो सीईओज हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के, इंडियन कॉर्पोरेशंस के या ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे ब्राह्मण समाज से हैं। बट आपको कोई भी टॉप 500 में भी रिच ब्राह्मण नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? उनका कभी भी एम या उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। वो हमेशा समाज को प्रेरित करने, समाज की सेवा करने में रहते हैं। उसके बाद भी ब्राह्मण को बोला जाता है ब्राह्मण ने समाज को भ्रमित किया है। भ्रमित कभी नहीं किया है। लोग अपनी अपनी धारणाएं लेके पैदा होते हैं और उसको जो उनको पसंद आता है वो करते हैं। ब्राह्मण का उद्देश्य सदा सदैव यही रहा है कि समाज की भलाई करे जाए। आज भी मैं यही कहता हूँ और हमारा एम यही है कि हम लोग समाज को, ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके उसको समाज की सेवा के लिए प्रेरित करें। देखिए, बड़ा अच्छा लगा पांडे जी आपने कहा हमें समाज की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। कोई भी समाज तभी खुद उन्नति करेगा तो दूसरे समाजों की उन्नति कर पाएगा। आज ब्राह्मणों के हालात किसी से छुपा नहीं है और सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो भी किसी से छुपी नहीं हैं। सरकार और जितने भी समाज के दूसरी जातियाँ हैं, अक्सर ब्राह्मणों के विरोध में हैं। ऐसे में ब्राह्मण किस तरीके से अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़कर समाज का मार्गदर्शन करेगा? यही हमारा उद्देश्य है। हम लोग पहले तो हम लोगों ने क्या किया, कई विंग बना रखे हैं समाज के। एक वुमेन विंग है, एक रिलीजियस विंग है, एक यूथ विंग है, एक ब्यूरोक्रेट्स एंड प्रोफेशनल का विंग है और एक ओवरसीज विंग है। हम लोग अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम हम लोग देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, स्टेट लेवल प्रेसिडेंट बनाए, ताकि हमारा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो। और स्ट्रक्चर के हम लोग मंथली और क्वार्टरली रिपोर्टिंग लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कितनी मेंबरशिप बन रही है। और उन सब समाज को हम लोग एनुअल कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंसेस के ऑर्गेनाइज करके जोड़ना चाहते हैं समाज को। संगठन बढ़ा रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं, मेंबरशिप पर नज़र रखते हैं। क्या कोई ब्राह्मणों के या समाज के उत्थान के लिए इस तरह की कोई स्कीम चला रहे हैं? क्या उसकी भी कोई जानकारी लेते हैं कि भी हम विश्व ब्राह्मण संघ गरीब ब्राह्मणों के बच्चों के लिए, निर्धन ब्राह्मणों के बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहा है? इस बारे में जानना चाहेंगे। मैं बताना चाहूंगा, करीब 7 से 8 स्टेट्स में ब्राह्मण डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की संस्थापना कर दी गई है, जो सिर्फ गरीब या बिलो इकोनॉमिक रेंज के ब्राह्मण है उनकी हेल्प करता है। पीछे कोविड में जितने भी मंदिर थे, 1.5 साल करीब मंदिर बंद रहे हैं, उनके हमारे जो एमएलए हैं प्लस जो हमारी संस्था है, उन्होंने जितने भी पुजारी हैं उनको काफी आर्थिक अनुदान दिया है मंथली बेसिस पे। और ये सिर्फ हमने सेल्फ फंडेड है, इसमें किसी का कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था। लोगों के ने, जो जितने भी मेंबर हैं या प्रधान हैं हमारी संस्था के, उन लोगों ने अपने जेब से पैसे इकट्ठे करके मंदिर के पुजारियों को दिया है। और अभी एक और हमारी संस्था है, हम एक हेल्प डेस्क बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जहां जो भी ब्राह्मण इन डिस्ट्रेस होगा उसकी हेल्प करी जाएगी। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी और हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। वहां पर ये लोग फोन करके उस बारे में अपनी समस्याएं बता सकते हैं और हम लोग यथासंभव प्रयास करेंगे जितने भी मेंबर्स हैं उनके थ्रू कि उनकी कोई समस्या हल, आर्थिक के अलावा भी काफी सारी समस्याएं आती हैं, उन सबकी समस्याओं को कोशिश करी जाएगी, उनकी हेल्प करी जाए। एक मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है पांडे जी। समाज में डॉक्टर मौजूद हैं, समाज में पूंजीपति मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज में पूंजी नहीं है, पूंजीपति नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वकील नहीं है, सब कुछ है। सिर्फ मुझे सिस्टमैटिक करने की ज़रूरत है, जिससे कि जिसको जो ज़रूरत है, वहाँ समाज के जो अग्रणी लोग हैं, वो ब्राह्मण समाज को डोनेट करें, दें। बुद्धि से, धन से, बल से, हर तरीके से तभी संगठन मजबूत होता है। और जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, शिक्षा में ब्राह्मणों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज भी है। हम उसको किस तरीके से और आगे ले जाते हैं, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं भी एजुकेशन को बिलोंग करता हूँ। अगर कोई, जितने भी दर्शक हैं, कोई भी ब्राह्मण अगर गरीब बच्चा है और पढ़ाई उसकी बाधित हो रही है पैसे की वजह से, तो ज़रूर हम लोगों को मैसेज करें अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर, हम उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के प्रयास समाज में आप और क्या-क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैंने देखा है, जब भी आदमी ज़्यादा एजुकेटेड होता है, तो वो समाज, उसको लगता है कि मैं ब्राह्मण बोलूँ या अपने क्षत्रिय बोलूँ, उसको थोड़ी शर्म सी आती है। तो सब इस तरह के आयोजन के थ्रू हम ये सब जो लोगों में धारणा है, खासकर यंगर जनरेशन में, हम हटाना चाहते हैं। मेरे अपने काफ़ी लोग हैं कॉर्पोरेट के जो ब्राह्मण हैं, तो उनको मैंने सब लोगों को इसमें इन्वाइट किया और काफ़ी लोगों ने उसमें एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मुझे दिया है। तो नेक्स्ट, बिकॉज सबसे पहली बात, आई एम एमएससी एमबीए, so people who are qualified, they think, okay, if you talk about religion, if you talk about cost, you are backward. It is not that. We want to take away that notion wherein people who are qualified, they think कि नहीं नहीं, qualified हो गए तो धर्म या कास्ट की बात नहीं करनी है।
यही धारणा मैं पहले एजुकेटेड लोगों में फैलाना चाहता हूँ, यंगर जनरेशन में हटाना चाहता हूँ, ताकि आगे जो समाज है वो हम लोग, मैं नहीं कहता आप दूसरी जाति को आप नीचा या ऊंचा समझे, आप अपनी जाति में अपना गर्व महसूस करें बस, और अपने समाज के लिए कार्य करें। बात ऊंचे और नीचे की नहीं है, बात जाति की है, बात समाज की है। हर जाति, हर समाज अपने आप पर, अपने इष्ट पर कहीं न कहीं गर्व करता है। तो मैं ब्राह्मणों से भी कहना चाहूँगा, वो भी भगवान परशुराम पर और ब्राह्मण समाज पर गर्व करें, राज्य पर गर्व करें, समाज पर गर्व करें और देश पर गर्व करें।